एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मेटल नॉन मेटल की एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 56 पे मिल जाएगी। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कुछ पेयर दे रखे हैं, उन पेयर्स की बातें करनी है। जैसे सबसे पहला जो पेयर गिवन है वो है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। पहला हमसे पूछा गया है NaCl सॉल्यूशन है और कॉपर मेटल है। दूसरा हमसे पूछा गया है आयरन सल्फेट है FeSO4 प्लस किसके साथ? सिल्वर मेटल के साथ है। ठीक है, सिल्वर है एल्युमिनियम है? FeSO4 सॉल्यूशन विद सिल्वर मेटल। ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। और डी पार्ट क्या दिया हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ? कॉपर के साथ। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो आंसर है कि हम जानते हैं कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो कॉपर सोडियम को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करा सकता, तो इसलिए इस केस में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? ठीक। फिर से अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर आयरन से लेस रिएक्टिव है। सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो इसलिए जो सिल्वर है वो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं करा सकता, इसलिए यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर से अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करा सकता, इसीलिए यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर बड़े आसानी से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? ठीक। तो इस रिएक्शन को बच्चों आप कह सकते हो, जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज करेक्ट ऑप्शन। डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? आसानी समझ में आ गया कि ये वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ये वाला क्या है? मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर है बात? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कहता है क्या हम अप्लाई कर दें? अप्लाइंग पेंट। ठीक है, अप्लाइंग पेंट हो गया। और अप्लाइंग जिंक की कोटिंग करा दें, या और क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया उसने। हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? फ्राइंग पैन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, यही बोला है ना उसने, आयरन का किसकी बातें हो रही हैं? फ्राइंग पैन की बातें हो रही हैं, जिसमें आप फूड फ्राई कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों वैसे तो अगर प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए यहाँ पर ये जो 3 मेथड दिए हुए हैं ये तीनों यूज किए जाते हैं। हम ग्रीस भी अप्लाई करते हैं, पेंट भी, और जिंक की कोटिंग भी करते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर बात चल रही है किसकी, फ्राइंग पैन की, तो फ्राइंग पैन के लिए हम किसको यूज नहीं करेंगे, तो आंसर है हम ग्रीस को यूज नहीं करेंगे और हम पेंट को यूज नहीं करेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि ग्रीस और पेंट ये जो दोनों हैं ये ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है हमेशा ही ग्रीस या पेंट हमेशा ही ऑर्गेनिक होते हैं, बट ये दोनों कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, बर्न ऑन हीटिंग, तो इन दोनों को तो यूज करेंगे नहीं। लेकिन अगर हम बात करें जिंक की, तो जो जिंक होता है, जिंक ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव किससे, आयरन से, मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब क्योंकि जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो अगर हम आयरन की सरफेस पर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगी, जो भी कोरोजन होना होगा वो जिंक के साथ होगा। यानी कि जो गैसेस हैं इन्वायरमेंटल, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी वो किस पर अटैक करेंगी, जिंक से। तो जिंक उनसे, क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा, खुद रिएक्ट कर लेगा लेकिन आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा, तो आयरन में कोरोजन नहीं होगा। तो इसलिए हम फ्राइंग पैन के केस में हम किसको यूज करेंगे, कोटिंग ऑफ जिंक को। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा, सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये बात समझ में भी आता है कि जहां आपको फूड की बात करनी है वहां पर ग्रीस और पेंट का कोई काम नहीं है। ठीक, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, कौन कौन से ऑप्शन बच्चों गिवन है मुझे बताइए? कैल्शियम गिवन है, और क्या गिवन है, कार्बन गिवन है, और क्या गिवन है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन और आयरन, आयरन हो गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इनमें से किसकी रिएक्शन हम कराएं, किससे कराएं, इनमें से जो एलिमेंट है किसी की रिएक्शन किससे कराएं, ऑक्सीजन से, सो दैट कि ये एक ऐसा कंपाउंड बनाए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, हाई हो। ठीक है, और वो ऑल्सो सॉल्युबल भी हो किसमें, वाटर में। तो देखें 1 बाय 1 बनाकर। तो जैसे हम कैल्शियम की ऑक्सीजन, कैल्शियम की रिएक्शन किससे कराएं, ऑक्सीजन से बनाएं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन के तैयार होंगे। ठीक है, कार्बन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएं तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सिलिकॉन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और अगर हम बात करें आयरन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से हो गई तो वो अपने रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब एक बार फिर से बोर्ड की तरफ ध्यान दो। क्या कि अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसी है, गैस है, तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा, ये बात ध्यान रखना। अब फिर से सिलिकॉन ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई, बट ये इनसॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें तो आयरन का जो ऑक्साइड होगा जिसे आप रस्ट कहते हो, वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई रखेगा, बट अगेन रस्ट को भी अगर आप देखोगे पानी में मिलाकर तो रस्ट तो ऊपर आ जाएगा, तो ये भी कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अब बचा क्या हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम बात करें
तो हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कैल्शियम वो एलिमेंट है, कैल्शियम वो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड बनाएगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई, एंड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। दोनों कंडीशन वहां पर सेटिस्फाइड हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और सॉल्युबल इन वाटर। ये वाली बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग है भाई, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग है तो कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये पोलर नेचर का होगा, इसमें कैल्शियम कैसा होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर पोलर नेचर का है तो किस में डिजोल्व किया जा सकता होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। ये वाली बात क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। क्लियर बात? तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं, क्या है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, या जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, या जिंक मोर रिएक्टिव देन टिन, या जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। फूड कैन को टिन से क्यों बनाते हैं जबकि जिंक से क्यों नहीं बनाते हैं? तो आंसर है कि जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, जिंक। अब आपको फूड कैन बनानी है, ठीक है, तो जब आप कोई फूड कैन बनाओगे तो फूड कैन में क्या होगा, अगर मान लो आपने जिंक से कोटिंग कर दी, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, आपने जिंक से कोटिंग कर दी और अंदर सपोज करो कोई फूड आपने मटेरियल रख दिया, तो जब जिंक से अगर कोटिंग करोगे तो क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है वो तुरंत फूड से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, है ना, और उसको ख़राब कर देगा। तो आप ये नहीं चाहते कि फूड ख़राब हो, तो इसलिए आप जिंक से कोटिंग नहीं करते हो, किससे करते हो, टिन से, क्योंकि टिन की रिएक्टिविटी कैसी होती है, लो, तो इसलिए वो फूड से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? तो इसलिए इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, सी इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं, क्या कह रहा है वो, यू आर गिवन अ हमर, अ बैटरी, अ बल्ब, a wire and a switch. How would you use them to distinguish between sample of metal and non-metal? हमारे पास क्या क्या है? तो आंसर है हमारे पास एक हैमर है, ठीक है, एक हैमर है। तो पहले हैमर की बातें करते हैं। हैमर की हेल्प से हम मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफरेंस बता पाएंगे? ठीक है, अगर हम हैमर को अपने एलिमेंट पर स्ट्राइक करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है थिन शीट्स में, किस में कन्वर्ट हो गया, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह देंगे क्योंकि वो मेलेबिलिटी दिखा रहा है इसलिए वो कैसा रहा होगा, मेटल रहा होगा। ठीक है, कैसा, मेटल रहा होगा। या दूसरा कि अगर वो कन्वर्ट हुआ, या मैं कहूँ ब्रेक हो गया, वो क्या हो गया, मैंने उसको हैमर से मारा और वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी कि वो ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो अगर वो ब्रिटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो वो कैसे नेचर का होगा, नॉन मेटल। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हैमर का यूज कैसे करोगे, अगर मारा और उसको सीट, थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर पीट के उसको, तो वो हम कह देंगे वो मेटल है, मेलेबिलिटी दिखा रहा है। और अगर वो मारा और वो टूट गया यानी कि वो ब्रिटल है नेचर में, तो इसलिए वो क्या रहा होगा, नॉन मेटल। सो हैमर का यूज हम इस तरह से करेंगे, नंबर 1। नंबर टू पर हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या है बच्चों, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। देखिए बल्ब, मैं यहाँ पर बच्चों एक बल्ब बनाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक बल्ब बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये मैं वायर, अब जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, वायर, ठीक है, ये क्या है, वायर है, ठीक है, और इस वायर को मैं एक स्विच से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है वायर का, ये दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सबसे पहले नंबर 1 हम सबसे पहले पुट करेंगे हमारा जो गिवन मटेरियल है, उस मटेरियल को हम इन दोनों पॉइंट के बीच में रखेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में रखता हूँ मैं, ऐसे ए और बी के बीच में कनेक्ट करता हुआ, एक एंड ए से और एक एंड बी से कनेक्ट कर देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करने पर बैटरी भी है, हाँ बैटरी तो लगा ही नहीं, क्या दिया हुआ है बैटरी, एक बैटरी भी लगाओ, बैटरी यहाँ लगा देता हूँ, बैटरी को मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्या है बैटरी, इस तरह से लगा देता हूँ। ठीक है, ये अब हमने एक बैटरी भी लगा दी, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर क्या होगा, तो आंसर है कि अगर यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो दो पॉइंट हैं ए और बी पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी क्या हो रहा है, कनेक्शन नहीं है ना, ये तो टूटा हुआ सर्किट है, तो अगर टूटा हुआ है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। यस, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास जो मटेरियल गिवन है मैं उस मटेरियल को यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, अब पहले करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर रहे थे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब मैंने मटेरियल को रखा और अगर ये बल्ब ग्लो होने लग गया तो मैं कह दूंगा कि इफ ग्लो, अगर क्या होने लग गया, वो बल्ब क्या होने लग गया, ग्लो, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मेटल है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये मेटल रहा होगा। और अगर ग्लो नहीं हुआ, इफ बल्ब नॉट ग्लो, अगर उसने ग्लो नहीं किया, बल्ब नहीं ऑन हुआ, ठीक है, तब हम कह देंगे कि ये क्या है, नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं कराएंगे और ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, या हम कहें कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बल्ब का यूज, स्विच का यूज, ठीक है, या मैं कहूँ बैटरी का यूज, इन सब का यूज बड़े आसानी से करके ये पता कर सकते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर। फिर वो ये कह रहा है कि ये जो assess the usefulness of these tests in distinguish between metal and non metal। अब ये जो टेस्ट आपने किए हैं इन सब चीज़ों की हेल्प से, बल्ब, स्विच, बैटरी, हैमर की हेल्प से, जब आप मेटल नॉन मेटल को पहचान लेते हो तो इनका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, तो आंसर बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेटल्स के अपने फ़ायदे हैं, नॉन मेटल्स के अपने फ़ायदे हैं। तो अगर मान लो मेटल्स आएगा तो मेटल से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, रूफ बनाते हो, कंटेनर बनाते हो, है ना, टैंक बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जो है मेटल से बनाते हो। और जहाँ नॉन मेटल्स को यूज करना होगा वहाँ नॉन मेटल्स को बहुत सारी जगहों पर आप यूज कर सकते हो। तो ये यूज हैं वो मेटल और नॉन मेटल के जो यूज हैं वो आपको यहाँ पर बता सकते हो उनको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, याद है आपको, हमने डिस्कस किया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड हैं, वो ऑक्साइड जो एसिड्स एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। और वहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक तो जिंक के ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक कहलाता है। और वहाँ पर मैंने आपको जो रिएक्शन बोर्ड पर लिख कर दी थी वही रिएक्शन आपको अगेन यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ो। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, बोलो। नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। तो आपको जो टेबल गिवन है, कहाँ पर गिवन है, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर बोलो कहाँ पर गिवन है, 40, पेज नंबर 45 पर
आपको एक टेबल गिवन है, स्टार्ट कहाँ से होती है वो? पोटेशियम, फिर सोडियम, इस तरह से चलता जाता है, फिर हाइड्रोजन आ जाता है ना। फिर हाइड्रोजन के नीचे सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है? कॉपर, फिर मरकरी, है ना, सिल्वर और गोल्ड, ऐसे करके हमें गिवन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, इसको कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पोटेशियम की बात करूं और किसी एसिड की बात करूं, तो पोटेशियम इसमें से इसको क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और अपने आप को KCl में चेंज कर लेगा और हाइड्रोजन एज आ हाइड्रोजन गैस वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉपर की या सिल्वर की या गोल्ड की, इन सब की बातें करूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, अब सिल्वर की रिएक्शन अगर आप एसिड से कराओगे, है ना, तो क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक, तो ये रिएक्टिविटी के बेसिस पर आप इसको आंसर दोगे। तो उसने तो 2 पूछे हैं ना, तो आप 2 का आंसर क्या क्या दे सकते हो? पोटेशियम एंड सोडियम, ये तो हो गए जो उसको डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, और जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे उसके लिए आप सिल्वर और गोल्ड का एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बातें करूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक द एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट? तो जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें सभी बच्चों को ये बात याद होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के केस में हम 2 तरह की रॉड का यूज करते हैं। एक होती है वहाँ पर इम्प्योर रॉड, ठीक है, जो भी मेटल की बात हो रही हो, एक वहाँ पर क्या होती है? इम्प्योर, और एक होती है प्योर मेटल की रॉड। ठीक है, अब जो प्योर मेटल की रॉड है वो नेगेटिव ली जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, और जो इम्प्योर मेटल की रॉड होगी उसको हम एज अ पॉजिटिव रखते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। और जिस मेटल की ये प्योर और इम्प्योर रॉड हैं, उसी का हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं? सॉल्ट। उसी का हम सॉल्ट लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये कॉपर इम्प्योर है, ये कॉपर प्योर है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट एज आ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, एज आ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये रिफाइनिंग वाले पार्ट पे भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो हमारे 3 आंसर हमें मिल गए। एनोड पर बताओ क्या लिया जाएगा? एनोड पर इम्प्योर मेटल, कैथोड पर प्योर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट में मेटल सॉल्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो। क्या क्वेश्चन है? प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन सेप्टुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्ट द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। जैसे एक फिगर दे रखा है आपको, what will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper, and write the balanced chemical reaction that take place. Okay, क्या कर रहा है वो? सल्फर ले रहा है और उसको क्या कर रहा है? एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहा है, बर्न कर रहा है। बर्निंग ही तो दिखा रहा है। क्या बोला हुआ है? प्रत्यूष टेक सल्फर पाउडर, और क्या कर रहा है? उसको हीट कर रहा है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एयर तो बोला नहीं है। अब जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब बच्चों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब वाटर से मिला दिया जाएगा, यानी कि मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट होगा या ये अपनी जब सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, तो ये एक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? एसिड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, क्या बना के तैयार कर लेगा? एक एसिड बना के तैयार कर लेगा। इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरस एसिड। एसिड, ठीक है। अब ये जो एसिड है, ये
लिटमस पेपर पर कैसे रिएक्शन देगा? तो आंसर है, क्योंकि ये एसिड है तो हमें पता है कि अगर हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया, ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, तो ड्राई लिटमस पेपर पर हमें पता है कि ये भी किसी भी तरह का कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर के केस में यहाँ पर उसे क्या नहीं मिलेगा? वाटर नहीं मिलेगा। तो ये उस केस में क्या होगा? बोलो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तब तो ये एसिड नहीं बना होगा, है ना। तो इसका मतलब किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया, किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कैसा बोला हुआ है उसने दूसरा टाइप, मॉइस्ट लिटमस पेपर, है ना, मॉइस्ट लिटमस पेपर। अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर की बात करें तो हमें पता है कि जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा किसमें? रेड में। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो एक बार फिर से, प्रत्युष ने जो सल्फर लिया है जिसको वो हीट कर रहा है, हीट करने से वो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, एसिड नहीं बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। वो सल्फर डाइऑक्साइड अगर ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्ट कराया जाएगा, है ना, ड्राई से, मुझे यहाँ पर अभी ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जब ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ना तो ये एसिड है, एसिड तो है नहीं, ठीक, ना ये बेस है, तब हम कहेंगे कि ये किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ठीक, अब लेकिन हाँ, अगर हमने इसको मॉइस्ट से रिएक्ट कराया तो मॉइस्ट से केस में क्या होगा? तो मॉइस्ट में इसको क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा, और वाटर मिल जाने से ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? एसिड में। एसिड मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा लिटमस पेपर को। 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए एक तो गैल्वेनाइजेशन वाला मेथड जिसमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम मेटल्स पर, दूसरा पेंटिंग, तीसरा ग्रीसिंग। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट हैं जो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो, क्या बोला हुआ है? व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो जो नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई थी वहाँ पर सभी बच्चों को याद होना चाहिए क्या बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा? तो आंसर है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब भी इसको मॉइस्ट मिलेगा कहीं से भी, ठीक है, तब ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? कार्बोनिक एसिड में। किस में? कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं नेचर के? तो आंसर है एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। ठीक है, क्या बनाते हैं वो? एसिड बना लेते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में कहीं पर भी उसे मॉइस्ट मिला तो वहाँ से उससे रिएक्ट करके तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या हम सिंपली नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है उनका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे इससे पहले भी आपने देखा, अभी यहाँ पर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के केस में भी आपको दिखाया कि ये जब कन्वर्ट होते हैं, जैसे ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। ठीक है, जबकि मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, है ना। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ सोडियम ऑक्साइड की, इसकी रिएक्शन वाटर से करा दूँ तो ये क्या बनाएगा? NaOH। ये बेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। गिव रीजन पोटेशियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। वाई? लो रिएक्टिविटी होने से तो एक तो ये फायदा है कि रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है,
सबसे पहली चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट आ जाती है वो क्या, कि ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं किसके टुवर्ड्स, कॉरोजन। एक तो कॉरोड नहीं होते हैं इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाते हो। दूसरा मेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनकी मेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे एग्जांपल कौन कौन दिया हुआ है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो इनकी अगर मेलेबिलिटी की बात करें तो मेलेबिलिटी भी बड़ा अच्छी देखने को मिलती है। डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी भी बड़ा अच्छी देखने को मिलती है इनमें जनरली, ठीक है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो क्या होती है बोलो, शाइनिंग सरफेस, लस्चर, है ना। तो लस्चर की प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करते हैं। तो इसलिए शाइनिंग सरफेस रखने की वजह से कॉरोजन होता नहीं है, क्योंकि लो रिएक्टिविटी है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी इन सब की अच्छी हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब के लिए हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो वहाँ पर आप लिख कर आओगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा हुआ है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। आपको इसका आंसर कई बार हम दे चुके हैं। अगर हम, हाँ यस, चाहे बात करें सोडियम की, चाहे बात करें पोटेशियम की, या हम बात करें लिथियम की, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अगर इन्हें एयर का एक्सपोजर मिल जाएगा तो ये तुरंत ही अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हम ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हों, इसलिए हम इन सब को स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पर, ऑयल में, ठीक है। क्लियर है ना ये बात। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये एयर से रिएक्ट कर जाएंगे और अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप सेफली सिर्फ सोडियम, पोटेशियम या लिथियम चाहते हो तो उनको ऑयल में रखो, क्योंकि ऑयल में रखने से क्या फ़ायदा होगा कि ऑयल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं, उनको रिएक्ट नहीं करने देगा, तो ये सेफ बचे रहेंगे, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल स्टिल इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसाइल फॉर कुकिंग। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, बट एल्युमिनियम का कॉरोजन नहीं होता, ठीक है। एल्युमिनियम का कॉरोजन नहीं देखने को मिलता। या मैं दूसरी एक और बात कहूँ कि उसके रिएक्टिव होने का ही हम फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। रिएक्टिव होने का फ़ायदा ये है कि जैसे मान लो कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, उसके मेटल सरफेस पर एल्युमिनियम की कोटिंग कर दी, ठीक। उसकी कोटिंग करने से क्या होता है कि एल्युमिनियम जब एयर से रिएक्ट करता है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई और मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे बच्चों ये आपके पास एल्युमिनियम का कोई यूटेंसाइल है, ठीक है। अब एल्युमिनियम का यूटेंसाइल क्या करेगा, ध्यान से सुनना, एयर से रिएक्ट करेगा और अपने आप को एल्युमिनियम की जगह किस में कन्वर्ट कर लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड में। अब यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, ध्यान से देखते हैं ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है इस यूटेंसाइल पर। जहाँ जहाँ एयर का एक्सपोजर आया सभी जगह पर ये क्या बन चुका है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, ये फर्दर जो अंदर वाला एल्युमिनियम है, कौन सा वाला, अरे ये सब एल्युमिनियम ही तो है, जो अंदर भी है ये सब क्या है बोलो, एल्युमिनियम ही तो है। मैं अभी फिलहाल लाइन से दिखा रहा हूँ इसको, अंदर वाले एल्युमिनियम को, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी वो तो एल्युमिनियम की लेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने आप को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब ये क्योंकि ऑक्साइड बन चुका है तो अब ये वाला ऑक्सीजन किस पर अटैक नहीं कर पा रहा, अंदर वाले पर। इस वाले पर अटैक नहीं हो रहा, देखो इनमें से किसी पर भी अटैक नहीं होगा, ये सब क्या बने रहेंगे, एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी तो है, उसकी टॉप लेयर जरूर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वही टॉप लेयर उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, उसको फर्दर आगे कॉरोड नहीं होने देगी, ठीक है। तो वो अपने आप को कॉरोड करेगी और फर्दर प्रिवेंट करेगी कॉरोजन होने से। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को यूज करते हैं, जबकि वो रिएक्टिव है फिर भी, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, इसके बाद एक पार्ट और भी आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब डायरेक्ट रिडक्शन की बात करें, कार्बोनेट या सल्फाइड जो मेटल के होते हैं, है ना, उनको अगर हम डायरेक्ट रिडक्शन करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है या पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसीलिए पहले इजीली उनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑक्साइड में, विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, और फिर उनको फर्दर आगे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसका आंसर अगर देना हो तो क्या आंसर दोगे? कि जो मेटल के कार्बोनेट हैं या सल्फाइड हैं उनसे डायरेक्टली मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनको पहले कहाँ ले जाना पड़ता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उनको से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है कि डायरेक्ट अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। क्वेश्चन क्या है? यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन या अदर जूसेस। देखो, लेमन के पास क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, अब एसिड होने से फ़ायदा क्या है? देखो, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे आप तो पोटेशियम सोडियम से शुरू होती है ये, है ना, और हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर कॉपर आपको दिखाई देगा, मरकरी दिखाई देगा, इस तरह से गोल्ड तक आप जा रहे हो, है ना, ऐसे। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक खास बात ये है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? हाइड्रोजन। यस, तो अब अगर हमें कॉपर का कोई वेसल है, ये जो वेसल है ये सपोज करो किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है, तो यहाँ पर इसकी क्लीनिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एसिड, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें HCl से, ठीक है, एसिड की। अब एसिड के में क्या होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इससे एसिड्स में एसिड हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव। और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर, तो वो इसको क्लीन कर सकता है, बट कॉपर उसको क्लीन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी हमें H पॉजिटिव दे दे, हाइड्रोजन दे दे, उन सारे सब्सटेंसेस से हम कॉपर को क्लीन करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल सी बात सोचो आप, हम कॉपर को क्लीन करना चाहते हैं या कॉपर के कुछ कंपाउंड वहाँ पर बन गए हैं उनको क्लीन करना चाहते हैं? कॉपर के कुछ कंपाउंड बन गए, मतलब कॉपर ने नेचर में जो एयर से, जो इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेरिक गैसेस से क्या ले लिया है? कुछ रिएक्शन कर लिए और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया है? ऑक्साइड में, सल्फेट में। तो देखो ध्यान दो, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है ना, और हम चाहते हैं ये कॉपर सल्फेट ना रहकर क्या बन जाए? क्या बन जाए? कॉपर बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्या कराना पड़ेगा? डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। और डिस्प्लेस कौन करा सकता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आते हो। अब केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो अगर हम हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करा दें तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करा देगा। तो जो इन्वायरमेंटल गैसेस से रिएक्ट करके जो कॉपर कुछ और वहाँ पर उसने कंपाउंड बना लिए हैं, उसमें से कॉपर को, उन कंपाउंड्स को क्या कर देगा? ये अलग करने का काम करेगा। इसीलिए ये क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तो आप पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हो कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की। तो हमने मेटल्स की कुछ 5 प्रॉपर्टी केमिकल देखी हैं और नॉन मेटल की मैंने आपको 3 लिखवाई थी। तो वो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आप लिख सकते हो कि एक लेडी ने अपने बैंगल्स दिए, ठीक है, और वो बैंगल्स बहुत अच्छे खासे चमक रहे थे। एक बंदा आया, उसने उन बैंगल को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डाला, उसने बोला मैं क्लीन करके देता हूँ इनको। क्लीन करने के लिए उसने क्या किया? उसके अंदर डाला और बाहर निकाल लिए। अब ये बहुत साफ़ हो गए, क्लीन हो गए, खूब चमक रहे हैं। लेकिन ये देखा गया कि पहले जो उनका वेट था उसके कंपैरिजन में अब उनका वेट थोड़ा कम हो गया है। तो अब वो लेडी बहुत अपसेट हो रही है। तो वो आपको डिटेक्टिव का रोल प्ले करना है और आपको बताना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन था जिस सॉल्यूशन के अंदर उसने
गोल्ड ऑर्नामेंट्स को डाला था और जिससे इनका वेट कम हो गया था। तो आंसर है कि इसके लिए उसने जो सॉल्यूशन यूज किया था उसे रॉयल वाटर कहते हैं, रॉयल वाटर। इसका दूसरा नाम होता है एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बेसिकली सॉल्यूशन होता है दो एसिड्स का, जिनमें से एक एसिड होता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वारेजिया इज द सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3। HCl इसमें 3 पार्ट लिए जाते हैं और HNO3 का 1 पार्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इनको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो कि रेशियो कितना होता है इन दोनों एसिड का, 3:1 का। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लो ये 3 ml है तो ये कितना लोगे, 1 ml, ठीक है। इनसे एक सॉल्यूशन बनके तैयार होता है जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, रॉयल वाटर। ये जनरली यूज किया जाता है गोल्ड को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और जब आप गोल्ड को क्लीन करोगे तो वहाँ पर ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड को मेल्ट भी कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है, मेल्ट कराया जा सकता है। तो वो ये करता है कि जब भी वो क्लीनिंग के नाम पर इनको ले लेता है, तो क्लीनिंग के नाम पर इनको लेने के बाद डालता है, अंदर डालते ही कुछ वहाँ पर मेल्ट होकर उसके अंदर चला जाता है। अब जब वो बाहर निकालता है तो क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है, और जो मेल्ट होकर जो गोल्ड अंदर रह गया है वो उसके काम आएगा, है ना। वो अलग मैटर है कि वो कैसे पकड़ कर डाल रहा है, वो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, जो उसमें गोल्ड वो वेट कम होता है, उसमें मिक्स हो जाता है, उसको कैसे निकालना? उसको तो कैसे भी निकाल, उसके लिए कई रिफाइनिंग की प्रोसेस है ना। 16 की अगर आप बात करो तो क्वेश्चन नंबर 16 में वो पूछ रहा है कि हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए आप इनमें से किसको यूज करना पसंद करोगे, कॉपर को या स्टील को। तो आंसर है जो कॉपर है वो वेरी गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। इसलिए हम कॉपर से क्या करते हैं, जो हॉट वाटर टैंक होते हैं उनको बनाते हैं। स्टील जो होता है वो चीप होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। स्टील जो है कॉपर के कंपैरिजन में चीप होता है, लेकिन फिर भी हम कॉपर को यूज करते हैं जिससे कि हीट का लॉस ना हो। जब आप हॉट वाटर टैंक में जब डाल दोगे, पानी जब हॉट होगा, तो अगर मान लो आप स्टील को यूज करोगे तो वहाँ से हीट का क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा इन्वायरमेंट में, जबकि ये हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करके रखतेगा, तो इसलिए वहाँ पर हीट का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए हम कॉपर का बनाते हैं, ना कि स्टील का। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।